तो चलिए गाइज, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 8 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकता है, चैप्टर नंबर 7 का। ओके, ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। क्या दिया देखिए, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है जब हम मेजरमेंट करते हैं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है प्रैक्टिकल में। तो सबसे फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। होता है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है डबल काउंटिंग का, मतलब कि कभी कभी इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स हम दोनों को कंज्यूम कर, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेशनल इनकम में क्या आएगा, या तो फाइनल प्रोडक्ट का लो या फिर इंटरमीडिएट का ले रहे हो ना, तो सब इंटरमीडिएट वाले जितने भी है, जिस जिस प्रोसेस से होके जा रहा है उनका एडिशन करते जाओ एंड फाइनल का मत लो। फिर समझ में आया, आप इंटरमीडिएट वाले का भी ले रहे हो, रॉ मटेरियल का भी ले रहे हो, उसके बाद सेमी फिनिश गुड्स का ले रहे हो, फिर फिनिश गुड्स का भी कैलकुलेट कर रहे हो। तो मतलब कि आप क्या कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, 3 बार कैलकुलेशन करो। नेशनल इनकम 3 बार नहीं आएगी, या तो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कर लो या फिर हर स्टेजेस पे कैलकुलेट करो। देखिए एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। देखिए अगर सपोज मैंने 3 स्टेज है मेरे पास, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, यहाँ पे रॉ मटेरियल डाला, यहाँ पे सेमी फिनिश गुड्स हुआ, यहाँ पे फिनिश गुड्स बन रहा है। तो देखिए ये 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ऐसा मिला के अगर मैं हर स्टेज पे कैलकुलेट करूँ तो 10 10 10, तो तीनों का कितना हो जाएगा। हर स्टेज पे अगर मैं इंटरमीडिएट ये सब यहाँ पे कैलकुलेट करते जा रहा हूँ, हर स्टेज का कैलकुलेट करते जा रहा हूँ, तो 10 10 10 30 रुपया हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है ना, उस पर 30 रुपया डायरेक्ट कर दो। ऐसा नेशनल इनकम, या तो हर स्टेज पे आप 10 10 रुपया कैलकुलेट करो, या फिर डायरेक्ट इन तीनों का एडिशन करके डायरेक्ट एक बार फाइनल में बता दीजिए कि नेशनल इनकम इतना है फाइनल का। बात समझ में आ गया। तो ये होना चाहिए। ऐसा डबल काउंटिंग मतलब कैसा, आप इधर भी 10 ले रहे हो और फाइनल वाला जब बन के रेडी हो रहा है उधर भी 30 ले रहे हो, तो 30 और 10 कितना हो गया, 40। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट, अभी टाइम नहीं अपने पास तो देख के खत्म करते हैं। देखिए द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट भैया देख, एकदम छोटा छोटा लेके आ गया, तोड़ दो। टेक्स्ट बुक लेके बैठो। ए भाई टेक्स्ट बुक लेके बैठने का पहले बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक का ही है, डिक्टो टेक्स्ट बुक का, इधर से बाहर से कुछ नहीं लाया मैंने। ओके, खाली इसको तोड़ दिया है बस। समझ में आया, ताकि इजी कर दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सबसे ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ऑफ डबल काउंटिंग होता है। ओके, तो पहला पॉइंट याद हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी नेशनल इनकम के लिए क्या होता है, डबल काउंटिंग। इट अराइजेस, ये अराइजेस कैसे होता है, देखिए इट अराइजेस फ्रॉम फेलियर टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली। इसको हम लोग प्रॉपरली, मतलब हम लोग फेल हो जाते, प्रॉपरली इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ओके, डबल काउंटिंग को कैसा कि इंटरमीडिएट वाला भी कभी कभी ऐसे भी होते कि इंटरमीडिएट वाले को भी ले लेते हैं और फाइनल वाले को भी ले लेते हैं, तो दोनों का काउंटिंग क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक। तो इसको डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है। ओके, जिससे क्या होता है, बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का बारे में पता नहीं चल पाता कि ये इंटरमीडिएट में भी हमने कैलकुलेट कर लिया और फाइनल में भी कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आ गया क्या। ओके, तो 2 पॉइंट खत्म हो गया, ये दोनों पॉइंट खत्म हो गया। पहला पॉइंट क्या था रे बाबा, पहला पॉइंट था ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज होती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को डबल काउंटिंग का, और दूसरा क्या, ये अराइजेस का भी होता है, हम लोग फेलियर हो जाते हैं, डिस्टिंग्विश प्रॉपरली नहीं कर पाते। किसका प्रॉपरली नहीं कर पाते, फाइनल का और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का। बात खत्म। तीसरा एक एग्जाम्पल दिया है फ्लोर का, देखिए फ्लोर आपने देखा है, आटा। ओके, यूज्ड बाय बेकरी इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगर वो बेकरी में यूज होता है जो आटा, वो इसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अगर वही किसी घर में यूज हो रहा है, हाउस होल्ड में, तो वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गया। ओके, ये बात समझ में आ गया क्या, बेकरी में यूज हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्यों, रॉ मटेरियल फॉर्म में रहेगा, बेकरी में जाएगा तो, और किसी के घर में हो रहा है तो डायरेक्ट आटे से क्या बन रहा है, रोटी, वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गया। तीन चीजें, पहला पॉइंट खत्म, अब भी खत्म करो, बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो 3 चीजें क्या था पापा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में सबसे पहला क्या था, ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज होती है कैलकुलेट करने में नेशनल इनकम के लिए, क्या, डबल काउंटिंग का। ये अराइजेस होता है, ओके, 2 कारण से इसको हम लोग फेलियर हो जाते हैं, डिस्टिंग्विश प्रॉपरली नहीं कर पाते। ओके, फेलियर टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली, किसके बीच में, फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बीच में। ओके, ये जो आटा है वो बेकरी के लिए क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और हाउस होल्ड के लिए क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गया। पहला पॉइंट खत्म देखा। चल दूसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नॉन मोनेटरी याद है, यहाँ पे पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, और बार्टर सिस्टम अभी भी होता है। ओके, बार्टर सिस्टम होता है, कहाँ पे होता है पता है क्या, गाँव में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इन इंडिया, पहला पॉइंट, इन इंडिया स्पेशली ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, रूरल एरियाज में ये एग्जिस्ट होता है नॉन मोनेटाइज सेक्टर। ये नॉन मोनेटाइज सेक्टर कहाँ पे ओके एग्जिस्ट होता है, रूरल एरियाज में, कहाँ पे, इंडिया के। बात समझ में आ गया। पहला पॉइंट खत्म, देखा। एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग इन नेचर ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, अभी भी एग्रीकल्चर में ऐसी चीजें होती है, एग्रीकल्चर से, ओके, एग्रीकल्चर में मतलब कि आपने देखा रहेगा गाँव में, वहाँ पे क्या करते हैं भैया, सपोज अगर किसी आपका कोई फार्मर है, फार्मर के पास पैसे नहीं है, उसके खेत को अगर जोतना है तो वो क्या करता है, जैसे कि किसी का ट्रैक्टर है, उसको बोलेगा भाई आजा मेरे खेत को, अब उसको जोत दे, और उसके बाद जो भी पैसा रहेगा, पैसे तो नहीं होगा, इसमें से जो फसल उगेगी
उस फसल का कुछ 5-6 गोनी तू ले लेना, वीट हुआ तो वीट ले लेना तू, बात में समझ में आया। तो ऐसे टाइम पे हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बार्टर सिस्टम वाला ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे वही बोला है, अभी भी स्टिल बीइंग नेचर ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग हो रही है। ओके, अभी भी लोग इस पे निर्वाह, इसका मतलब होता है सब्सटेंस मतलब निर्वाह करना, जीवन निर्वाह करना, गुजारा करना, ऐसा। तो अभी भी ये नेचर के जो है फार्मिंग सेक्टर में हो रहा है। अब मेजर पार्ट ऑफ दिख रहा, अभी भी मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन पार्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, अभी भी आपको देखने को मिलेगा, मेजर पार्ट देखने को मिलेगा गाँव में जो एक्सचेंज हो रहा है ना गुड्स का, वो अदर गुड्स एंड सर्विसेज में ही हो रहा है, गुड्स के बदले में गुड्स। ओके, ऐसी चीज़ें हो रही है, बात समझ में आ गया। एंड लास्ट देखिए, इट इज़ एक्सक्लूडेड वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम, और इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे पैसा तो है ही नहीं ना, जब पैसा ही नहीं है तो कैलकुलेशन कैसा होगा, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो बात समझ में आ गया। तो सेकंड पॉइंट समझा क्या, नॉन मोनेटाइज सेक्टर। तो सबसे पहला ये नॉन मोनेटाइज मतलब बार्टर सिस्टम, ये कहाँ पे होता है? इंडिया के कहाँ पे? रूरल एरियाज में एग्जिस्ट होता है, पहला पॉइंट खत्म। अभी भी एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग, अभी भी आपको ये देखने को मिलेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, देखा, मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन पार्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज में ही होता है यहाँ पे। ओके, गुड्स के बदले में गुड्स है, ओके, ऐसी चीजें। एंड ये एक्सक्लूडेड होता है वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम। 3 पॉइंट हो गया, खत्म। 2 पॉइंट अभी के अभी लर्न कर लेना। ओके, 2-3 बार देखिएगा, खत्म हो जाएगा यार। ओके, अब देखिए, इनएडुकेट एंड अनरिलायबल डेटा, इनएडुकेट एंड अनरिलायबल डेटा, अभी भी आप लोगों ने देखा रहेगा गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि अगर सपोज अगर मैं आपको ही पूछूं आपके डैड की इनकम कितनी है, क्या आप मुझे प्रॉपर बताओगे आपके डैड की इनकम कितनी है? नहीं, कोई नहीं बताता। जैसे कि राशन कार्ड बनवाना है तो वहाँ पे राशन कार्ड बनवाने के टाइम पे भी हम लोग प्रॉपर कभी नहीं बताते कि डैड की इनकम कितनी है, राइट? हम लोग इनएडुकेट, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रॉपर नहीं बताते, समझ में आया? तो ऐसी चीज़ें होती है जो लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाते, तो उसकी वजह से भी नेशनल इनकम में असर होता है, जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, डिफिकल्टीज आती है। तो देखिए, एडुकेट एंड करेक्ट डेटा, ओके, एडुकेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप्स हो गया, फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्कर्स एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस आर नॉट अवेलेबल इन डेवलपिंग कंट्री। ये सब सारे डेटा जो एक्यूरेट नहीं बता पाते, ओके, ये सब डेटा एक्यूरेट नहीं होता। यहाँ पे जो लोग हैं जिनके नाम यहाँ पे लिए हुए, क्रॉप्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ओके, वर्कर्स लोग एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस आर नॉट अवेलेबल डेवलपिंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, इनके जो डेटा होते हैं वो एडुकेट एंड करेक्ट नहीं होते, समझ में आया? बिसाइड द डेटा ऑन अन इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल, ये भी अवेलेबल नहीं होते तीनों। ओके, डेटा ऑन अन इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन में होता है आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। तो 2 चीज़ें हो गई, एडुकेट एंड करेक्ट डेटा का प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा याद हो जाएगा, क्या क्या है? क्रॉप्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड स्मॉल इंटरप्राइज आर नॉट अवेलेबल इन डेवलपिंग कंट्रीज। दूसरा क्या है? बिसाइड द डेटा ऑफ ऑन अन इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। इससे क्या होता है? दिस डज नॉट रिवील द एक्चुअल साइज ऑफ नेशनल इनकम। ओके, थर्ड पॉइंट भी बहुत ईजी था, तीनों को एक बार देख लो, हो जाएगा। नंबर 4, डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन से भी जो चीज़ें होती है उसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते नेशनल इनकम में कि कितने की इनकम है कितने का नहीं। देखिए, डेप्रिसिएशन रिफर्स टू वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा रहेगा डेप्रिसिएशन करके। ओके, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट है ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और इसका यूजेस अभी हम लोग ने देखा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में होता है, राइट? डेप्रिसिएशन जैसे जैसे मशीन को यूज करते जाओगे उसकी डेप्रिसिएशन होते जाएगी, राइट? कैलकुलेट, देयर आर नो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर नो, कोई भी डेप्रिसिएशन का ना कोई एक परफेक्ट रूल नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं कि इसको कौन से मेथड से कैलकुलेट करे, कैसे कैलकुलेट करे, राइट? तो देखिए, देयर आर नो यूनिफॉर्म, कॉमन एंड एक्सपेक्टेड, ओके, स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई भी यूनिफॉर्म, कॉमन एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स नहीं है डेप्रिसिएशन का कि जो अप्लीकेबल हो वेरियस कैपिटल एसेट के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ फर्नीचर का कोई 5% लेता, कोई 10% लेता, कोई कंप्यूटर का 15% लेता, कभी 20% लेता है, ओके, डेप्रिसिएशन कोई है परफेक्ट मेथड जिससे हम लोग कैलकुलेट कर पाए डेप्रिसिएशन? नहीं। तो दूसरा पॉइंट याद हो जाएगा क्या? ओके, देयर आर नो, कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, कॉमन नहीं है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स नहीं, किसका? डेप्रिसिएशन का, जो अप्लीकेबल हो वेरियस ऑफ कैपिटल एसेट पे। थर्ड पॉइंट, इससे क्या होता है? डिफिकल्टीज होती है, दस इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ करेक्ट डिडक्शन फॉर अ डेप्रिसिएशन, हम लोग करेक्ट डिडक्शन नहीं कर पाते डेप्रिसिएशन के लिए।
बात समझ में आ गया क्या? 3 पॉइंट किसमें? डेप्रिसिएशन में भी याद होना चाहिए। ये मुन्ना याद कर रहे बच्चा, नहीं याद होगा ना 2 बार देख 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 फटाफट देख। ओके, इसलिए एकदम छोटा छोटा लिखे है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन का रिफर्स टू वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट है, और ड्यू टू देयर यूज कहाँ पे होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में होता है। याद हो जाएगा, ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर नो, ये नो मत भूलना रे बाबा, नो, कोई भी यूनिफॉर्म, कोई भी कॉमन, यूनिफॉर्म कॉमन या फिर कोई एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट नहीं है डेप्रिसिएशन का जो अप्लीकेबल हो वेरियस कैपिटल एसेट के ऊपर। एंड थर्ड, दस इट इज़ अ डिफिकल्ट, इसीलिए डिफिकल्ट होता है, हम लोग करेक्ट डिडक्शन नहीं कर पाते डेप्रिसिएशन का। बात समझ में आया? इजी लग रहा है? थोड़ा थोड़ा 2-3 बार देखेगा ना तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 5वां पॉइंट देखिए, कैपिटल गेन और लॉसेस। कैपिटल गेन और लॉसेस, ओके। अब ये कैपिटल गेन और लॉसेस को भी ना नेशनल इनकम में डिफिकल्टीज होती है, इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हम लोग। अब ये कैपिटल गेन कैसा है? ये रेगुलर नहीं होता, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है अपनी, समझ में आया? ओके, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो देखिए, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस विच अक्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्रू टू द प्रॉपर्टी ओनर्स, किसके द्वारा होता है? प्रॉपर्टी ओनर्स के इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसेट। ओके, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस कभी होगा? जब कोई प्रॉपर्टी ओनर उसके प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू, उसके एसेट का मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तभी तो कैपिटल गेन होगा या तो कैपिटल लॉस होगा। बात समझ में आ गया? जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना, ये बातों को ध्यान से सुनना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आप लोगों को। सपोज मेरा कोई घर है और मेरा घर जैसे कि कोई एयरपोर्ट के नज़दीक, अभी जैसे कि मेरा घर नॉर्मल था, जस्ट वहाँ पे अभी आया अनाउंसमेंट किया गवर्नमेंट ने कि कोई एयरपोर्ट बनने वाला है, तो अभी वहाँ का जो रेट रहेगा वो अपने आप बढ़ जाएगा ना, 10 लाख से 1 करोड़ तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो कैपिटल गेन हुआ ना मुझे, तो क्या बोल रहा है? कैपिटल गेन जो है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? अक्रूव, दिख रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, ओके। तो देखिए, अक्रू टू द प्रॉपर्टी ओनर बाय इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होना? इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया ना, इंक्रीज या डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसेट, उसके कैपिटल एसेट का इंक्रीज हो गया मार्केट वैल्यू। समझ में आया? तो कैपिटल गेन कभी होगा? वो कभी अक्रू होगा? प्रॉपर्टी ओनर के इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसेट। ओके, याद हो जाएगा क्या? प्रॉपर्टी ओनर का जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उसके कैपिटल एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज होने से या तो आपको कैपिटल गेन होगा या तो कैपिटल लॉस होगा। ओके, आगे, या फिर चेंज इन डिमांड की वजह से, 2 चीज़ों से आपका कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस होगा। ओके, पहला इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसेट से या तो कैपिटल गेन या तो लॉस होगा, या फिर चेंज इन डिमांड से। तो ये दोनों को आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। ओके, एंड नेक्स्ट है 5वां, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। देखिए गाइस, जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे कि स्मॉल फार्म, ये जैसे कि अपने बोलते हैं ना इंटरप्राइजेस, ओके, छोटे मोटे दुकान वाले लोग, उन लोगों के पास कोई अकाउंटिंग डेटा नहीं रहता, क्या अकाउंट विकाउंट बनाते नहीं है, कुछ आया, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना हुआ, वो मायने नहीं रखता, बस उनको पैसा आ रहा है दिख रहा है, पैसा जा रहा है बस दिख रहा है, और कुछ नहीं बनाते, बिकॉज वो इलिटरेट हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग अकाउंट्स बनाते नहीं। तो वही यहाँ पे बोला, ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर, दिखा जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर है, डू नॉट कीप एन अकाउंट फॉर देयर प्रोडक्शन, उन लोग अकाउंट फॉर देयर प्रोडक्शन, अकाउंट नहीं बनाते अपने प्रोडक्शन का कि कितना प्रोडक्शन किया आज के दिन, कितना हम लोग ने बेचा, कितना हम लोग ने बनाया, ये कुछ नहीं करते। तो इससे क्या होता है? सो दे कैन नॉट गिव इन्फॉर्मेशन, वो लोग इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाते कि कितना क्वांटिटी है या कितने वैल्यू का प्रोडक्ट आउटपुट उन लोग ने निकाला है। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आया? ओके, तो एक ही पॉइंट है ना इसमें, ऊपर वाले में 2 था, याद हो जाएगा क्या कैपिटल गेन में? पहला तो देखिए, ये कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस कभी होता है? अक्रूव होता है। ओके, इंक्रीज या डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल, किसका? देयर कैपिटल, प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स का, ओके, जो ओनर है उसका, या फिर चेंज इन डिमांड की वजह से। और यहाँ पे इलिटरेसी कैसा? या तो आप इग्नोर रहोगे या फिर इलिटरेट हो आप। कौन? स्मॉल प्रोड्यूसर, जो कि अकाउंट्स नहीं बना पाते अपने प्रोडक्शन का क्या हुआ। तो इससे क्या होता है? दे कैन नॉट गिव इन्फॉर्मेशन, नहीं बता पाते कितनी क्वांटिटी या फिर कितने वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट है, उनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। चलिए वर्किंग पॉपुलेशन भी देख लेते हैं। अभी देखिए, वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में अगर बोला जाए तो कुछ 18 से लेकर 60 के एज तक के लोगों को हम लोग एक नॉर्मल बोलते हैं कि भैया ये वर्किंग पॉपुलेशन, ये लोग काम करने वाले। बट देखिए, कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, तो यही लिखा है, इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। इंडिया में कोई भी वर्किंग पॉपुलेशन डिफाइन ही नहीं किया कि कितने साल से कितने साल वाले लोग करने वाले। फार्मर इन इंडिया
आर नॉट इंगेज इन एग्रीकल्चर राउंड द ईयर। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जो फार्मर लोग रहते हैं ना इंडिया के, उन लोग इंगेज नहीं हो पाते एग्रीकल्चर राउंड द ईयर, मतलब पूरे साल वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, बिकॉज ऑब्वियसली सी बात है यार, 4 महीना बारिश रहता है, बारिश के मौसम में कहाँ एग्रीकल्चर होगा। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली इन देयर ऑफ सीजन, तो वो ऑफ सीजन होता है, उस टाइम पे क्या करते हैं, दे इंगेज देमसेल्फ, अपने आप को क्या करते हैं, किसी अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन में ले जाते हैं। मतलब कि वो 4 महीने किसी दूसरे स्टेट में जाके या फिर कहीं पे जाके नौकरी करते हैं। तो अभी ये डिफिकल्टी होती है नेशनल इनकम में कि उनकी कौन सी इनकम को हम नेशनल इनकम में डालें, या एग्रीकल्चर की इनकम को कैलकुलेट करें, या फिर वो जो नौकरी कर रहा था 4 महीना वो वाला। तो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे नेशनल, इसीलिए लास्ट पॉइंट यही लिखा, इन सच केसेस वेरी डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई, बहुत डिफिकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने में कि देयर इनकम फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, कौन सी इनकम को पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से है उसको हम लोग किसको कैलकुलेट करें नेशनल इनकम के लिए। तो यहाँ पे ये लिखा है, इन सच केसेस वेरी डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई देयर इनकम फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, कौन से ऑक्यूपेशन की इनकम को हम लोग वहाँ पे नेशनल इनकम में कैलकुलेट करें। बात समझ में आ गया क्या। डिफिकल्टी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एक बार फिर से देख लेते। इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई, यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया है। फार्मर इन इंडिया, जो फार्मर होते हैं इंडिया के, ये नॉट इंगेज, ये इंगेज नहीं हो पाते एग्रीकल्चर में पूरे साल तक। तो वो क्या करते हैं, जो ऑफ सीजन होता है बारिश वाला मौसम या कोई दूसरा मौसम, उसमें क्या करते हैं, अपने आप को किसी और अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन में लेके जाते हैं अपने आप को, या तो कहीं दूर स्टेट में जाके वहाँ पे काम करते हैं। इससे क्या होता है, इन सच केसेस वेरी डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम लोग कि उनकी इनकम, देयर इनकम फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, कौन सी इनकम को हम लोग उसको लें। बात समझ में आ गया क्या। एंड लास्ट पॉइंट गाइस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अभी देखिए इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक जो पड़ा रहेगा अपने गोडाउन में। तो देखिए रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, यही 4 चीज़ें अपने इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ा रहेगा। रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, इंटरमीडिएट गुड्स पड़ा रहेगा, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश प्रोडक्ट इन द स्टॉक, इसी को बोलते हैं इन्वेंट्रीज। समझ में आया, इसको बोलते हैं इन्वेंट्रीज। तो इसका कैलकुलेशन भी बहुत मायने रखता है। तो देखिए एनी मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक हुआ मेजरिंग इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अगर आपने गलती से कोई मिस्टेक कर दिया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के मेजर करने में, तो क्या होगा, विल डिस्टॉर्ट द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर, जिससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन में क्या होगा, बिगड़ना चालू हो जाएगा प्रोड्यूसर के। बिगड़ना मतलब क्या, कमियां आना चालू हो जाएगी उसमें। समझ में आ गया। ओके, तो पहले आपने स्टार्टिंग में इन्वेंट्री में ही गलती कर दिया तो आपके फाइनल प्रोडक्शन में भी तो गलती होगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट बोला है, देयरफॉर, इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री रिक्वायर केयरफुल असेसमेंट, आपको केयरफुल असेसमेंट करना पड़ता है उसका, केयरफुली ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। तो गाइस 3 चीज़ें थी इसमें भी। ओके, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश प्रोडक्ट आर नोन एज इन्वेंट्रीज, इसको इन्वेंट्रीज बोलते हैं। एनी मिस्टेक मेजरिंग इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कोई भी इन्वेंट्री ऑफ वैल्यू, ओके, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में अगर आपने मिस्टेक किया है, ओके, मेजरिंग करने में, तो क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर, और देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज रिक्वायर केयरफुल असेसमेंट, आपको उसका केयरफुल असेसमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ ये 8 मार्क का क्वेश्चन खत्म होता, कुछ था नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ जिसको भी नोट्स चाहिए रहेगा, तो गाइस मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता है, उस नंबर पर आप लेके, बहुत सारे बच्चों को मैंने दिया भी है जिन्होंने मुझे मैसेज करके मांगा है, अगर किसी को चाहिए रहेगा वो ले सकता है। एंड प्लीज़ गाइज आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको भी। और रही बात आप लोगों को अकाउंट्स का पेपर जो आने वाला है, तो गाइज उसके लिए भी मैं एक चैनल सजेस्ट करूँगा, या फिर मेरे प्लेलिस्ट के बाजू में एक चैनल है, उसमें जाके आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सुनील पांडा करके हैं, अकाउंट्स एडिक्टेड करके, उनके जो चैनल का नाम है अकाउंट्स एडिक्टेड करके, वहाँ पे आपको अकाउंट्स के सारे लेक्चर्स या फिर अकाउंट्स के सारे डाउट सॉल्विंग जो भी रहेगा वो करा के दे देंगे। ओके, एंड प्लीज़ गाइज शेयर, सब्सक्राइब एंड ओके, लाइक करना मत भूलना यार, प्लीज़ शेयर कर दो, बच्चों को काम आ जाएंगे ये, एटलीस्ट कल के एग्जाम में, परसों के एग्जाम में, कहाँ, कल के एग्जाम में आपको काम आ जाएंगे। ओके, कुछ था नहीं इसके अंदर ज़्यादा, जस्ट आपको एक बार समझना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, मैंने पूरा तोड़ दिया यार, पूरा तोड़ दिया है, ताकि आप लोगों को समझ जाए। 2-3 बार पढ़ोगे खत्म यार, खत्म खत्म खत्म। समझ में आया। बच्चा बोलता है ना सर याद नहीं होता, अरे कैसे नहीं याद होगा, देखेंगे यार। ओके, तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।